हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड की हुई है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए। आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने बहुत ही सारी जगहों पे ये पढ़ा हुआ है, बहुत ही सारी बुक्स को कंसल्ट किया हुआ है, लेकिन या तो आपको कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स मिलते हैं या आपको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आप चाहते हो कि आप अक्सर आपको पढ़ाए अपडेटेड वर्जन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का अपडेटेड वर्जन मैं आपको पढ़ाऊंगा। चाहे आप 2021 में एग्जाम दो, 2022 में, 23 में एग्जाम दो, कभी भी आप एग्जाम दो तो आप इसी डाटा के बेसिस पे जा सकते हो एग्जाम देने, क्योंकि मैंने कोशिश की हुई है या तो 2020 का, 2021 का, कहीं कहीं पे 2019 का भी डाटा मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी चीज़ों का नहीं देता, इसलिए 2019 का भी डाला हुआ है। जो भी लेटेस्ट डाटा है आप लोगों के लिए वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ओके। अभी ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम आपको पढ़ाएंगे 7 to 9 लेक्चर्स में। मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सुनिए दोस्तों, सुनो। अगर एक जगह से दूसरी जगह A to B या B to A, किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह अगर मूवमेंट होता है ह्यूमंस का, एनिमल्स का और गुड्स का, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। सर, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन भी लगभग सेम ही है। एक जगह से दूसरी जगह A to B या B to A, एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन, मैसेज, उसको बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट आपको पता चल गया। एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है या एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाती है। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी दोनों के दोनों, ट्रांसपोर्ट भी और कम्युनिकेशन भी, दोनों के दोनों प्राइमरी सेक्टर में नहीं आते, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आते, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, आपको पता है, पढ़ा हुआ है आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अभी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों के दोनों सर्विसेज हैं, तो टर्शियरी सेक्टर में ही आएंगे ना। ओके, आगे चलिए। ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसके कुछ मोड्स हैं, मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कम्युनिकेशन के भी कुछ मोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से हो सकता है, मोड कौन कौन सा है ट्रांसपोर्ट का। या तो लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, या तो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, या तो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, या तो स्पेस से ट्रांसपोर्ट होगा। अब जान लीजिए इस बात को। ये मैंने लिखा है ग्रेटर देन, ये भी लिखा है 1 2 3 4। मतलब क्या है? मतलब है कि ट्रांसपोर्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट लैंड के जरिए होता है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट उसी के जरिए होता है। सबसे कम ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है स्पेस के जरिए। सबसे कम मोड जो ट्रांसपोर्ट का है वो है स्पेस, सबसे ज्यादा है लैंड, सेकंड नंबर पे एयर, थर्ड नंबर पे वाटर। ठीक है, लैंड पहले सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, फिर एयर, फिर वाटर, फिर स्पेस। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो दोस्तों, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड्स एंड मीन्स है, किस किस के जरिए कम्युनिकेशन हो सकता है। वैसे हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन किस किस के जरिए कम्युनिकेशन हो सकता है। पोस्ट के जरिए, मेल के जरिए, टेलीग्राफ, फैक्स, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सैटेलाइट, प्रेस एंड प्रिंट, एटसेट्रा का मतलब और भी बातें हैं जो कम्युनिकेशन में ही मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इन चीज़ों के जरिए कम्युनिकेशन हो सकता है, और इन मीडियम्स के जरिए, इन मोड्स के जरिए क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां तक आपने देखा। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को उठाते हैं, और ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा है लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर एयर, फिर वाटर, फिर स्पेस। अब आते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट पे। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले हम उठाते हैं लैंड। ये वाला हिस्सा है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट वाला, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी जो लैंड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी अंदर से बहुत ही ज्यादा मोड्स हैं। किस किस की वजह से लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, किस किस के जरिए लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सुनो, रोड्स के जरिए लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवेज के जरिए लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, पाइपलाइंस की वजह से लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, केबल रोपवेज की वजह से लैंड ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट आप या तो रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस और केबल रोपवेज के जरिए कर सकते हो। अभी यहां पे मेरे दोस्तों, रोडवेज का फादर कौन? फादर से पहले ये मुझे आप बता दो कि लैंड ट्रांसपोर्ट के जो ये 4 मोड्स हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा लैंड ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होता है? सबसे ज़्यादा लैंड ट्रांसपोर्ट होता है रोडवेज के ज़रिए। सबसे कम लैंड ट्रांसपोर्ट होता है केबल या रोपवेज के ज़रिए।
ग्रेटर देन मतलब कि रोडवेज ज़्यादा, सबसे कम लास्ट में फोर्थ में ये। ओके, फादर रोडवेज का कौन? J.L. मैकडम। फादर रेलवेज के कौन? G. स्टेफहेंसन। फादर पाइपलाइंस का कौन? J.D. रॉकीफिलर। और फादर केबल रोपवेज का कौन? A.S. हैलिडी और F. वेरेंजो। अभी ये मैकडम आपने सुना होगा, रोड्स का आपने सुना होगा, रोड पे मैकडम डालना है, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। रोड्स पे जो रोड्स होते हैं मेरे दोस्तों, मॉडर्न रोड्स, उन पे मैकडम डाला जाता है। वो इसी J.L. मैकडम के नाम पे वो मैकडम पड़ा हुआ है। तो J.L. मैकडम है फादर ऑफ रोडवेज, स्टेफहेंसन रेलवेज, रॉकीफिलर पाइपलाइंस, हैलिडे और वेरेंजो जो है वो है केबलवेज या रोपवेज का फादर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फादर रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का फादर आप बताइए, तो यहां पे है लॉर्ड डलहौजी। इंडिया में रोडवेज का कोई फादर नहीं, पाइपलाइंस का, रोपवेज, केबलवेज का फादर आपको किसी भी जगह किसी भी बुक पे मिलेगा नहीं, लेकिन इंडिया से रेलवेज का फादर आपको जरूर मिलेगा। और वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी, इंडियन रेलवेज का फादर, याद रखना। अभी लैंड ट्रांसपोर्ट में जो ये सबसे ज्यादा होता है रोडवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट, उसी को हम उठाएंगे और देख लीजिए मेरे दोस्तों, रोडवेज या रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसको अब हम पढ़ते हैं। एक बात बता दो, मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, कितना ज्यादा? इन चार के मुकाबले में रोडवेज में जो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये चार, इनमें रोडवेज कितना ज्यादा रोडवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है? तो याद रख लीजिए 80% ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट 80% रोडवेज के जरिए ही होता है, याद रखना। ओके, अभी रोडवेज तो पढ़ेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा रोडें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा रोडवेज पाई जाती हैं? USA लिखा हुआ है, मैंने जूम कर लेता हूं मैं आपके लिए, तो सुनो। USA एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा रोड्स हैं, रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा है। कितना? 68 लाख किलोमीटर। इंडिया सेकंड नंबर पे ऐसी कंट्री है जिसमें सेकंड नंबर पे रोडवेज ज़्यादा हैं। कितने? 62 लाख किलोमीटर। दोस्तों मैंने कोशिश की हुई है 2020 और 2021 का ही डाटा आपको मैं दूं, तो डाटा लेटेस्ट है। ओके, और थर्ड नंबर पे चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसमें थर्ड नंबर पे ज़्यादा रोडवेज हैं। सवाल कभी कभी आता है कि आज़ादी के बाद जब 1951 में रोडवेज को निकाला गया कि इंडिया में कितने रोड्स हैं, तो कितने थे? याद रखना 3.99 लाख किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 3.99 लाख किलोमीटर, बहुत ही कम। काफी ज्यादा ग्रोथ इंडिया ने दिखाई हुई है। अब आज देखो कितने लाख हैं, 62 लाख किलोमीटर, पहले सिर्फ 3.99, ठीक है ना, 3.99 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि आज़ादी के बाद 1951 में जब निकाला गया रोडवेज 3.99 लाख। ओके, ये तो था दुनिया में USA है, लेकिन इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सा ऐसा यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा रोड्स पाई जाती है, सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क पाया जाता है? तो याद रख लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रोड्स पाए जाते हैं। आपके दिमाग में यूपी होगा, लेकिन मेरे दोस्तों वो पुराना 2013-14 वाला डाटा अभी भी आप इस्तेमाल करते हो। महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क या सबसे ज्यादा रोड्स पाए जाते हैं इंडिया में। वो कौन सी यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा रोड्स पाई जाती हैं? यूटीज के मुकाबले में J&K यूटी एक ऐसा यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है या सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट है। ओके, अच्छा, अभी अगर आपने ना, बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जाम में पेपर आता है लेकिन एग्जामिनर खुद अपडेटेड नहीं होता, तो वहां पे आप यूपी अगर ऑप्शन में है, महाराष्ट्र नहीं है, तो यूपी ही आप करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों है तो महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर देखना चाहता है क्या आप अपडेटेड हो कि नहीं। अगर महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था, यूपी भी था, तो महाराष्ट्र पे टिक करके आओगे, ठीक है। ओके, वैसे नेट पे आपको यूपी मिलेगा ज्यादातर। ओके, अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डेंसिटी कितनी है इंडिया के
इंडिया में रोड्स की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का मतलब समझाइए सर। देखो मेरे दोस्तों, ये एक स्क्वायर है, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से भी 1 किलोमीटर, यहां से भी 1 किलोमीटर, यहां से भी 1 किलोमीटर, मतलब इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इसको बोलते हैं। ये कितनी जमीन है, स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। और इसके अंदर कितने रोड्स पाए जाते हैं, कितने किलोमीटर्स के रोड्स पाए जाते हैं, कितने किलोमीटर्स के रोड्स पाए जाते हैं, वही किलोमीटर ऑफ रोड्स जो है वही है डेंसिटी ऑफ रोड्स। इंडिया में डेंसिटी है 1.9 किलोमीटर ऑफ रोड्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। ये जो स्क्वायर किलोमीटर लैंड मैंने आपको दिखाई, इसके अंदर कितने रोड्स हैं, कितने रोड्स हैं, 1.9 किलोमीटर ऑफ रोड्स। सवाल अगर अच्छा, हाँ, ये भी याद रख लीजिए, आपको नेट पे ज्यादा 1.8 मिलेगा, या अगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर तब 180 मिलेगा। मैथ आपको आता है, लेकिन पर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1.9 किलोमीटर याद रखना। 1.8 जो था वो पुराना डाटा है, 1.9 ही याद रख लेना। ओके, अगर 1.9 ऑप्शन में था तो 1.8 भी करेक्ट कर लेना, दोनों हो गए तो 1.9 ही करेक्ट कर लेना। मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि पुराने डाटा पे अगर एग्जामिनर है तो वो ऑप्शन कौन सा दे सकता है, ठीक है। ओके डियर, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सामान ये रोड्स के जरिए या तो पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट होगा या तो सामान का ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो कोई बक्सा फ्राइट इसको बोलते हैं, सामान का, ठीक है, फ्राइट। अच्छा, रोडवेज के जरिए कितने सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 71% सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रोडवेज के जरिए कितने पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स को दिया जाता है, 85% पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट रोडवेज के जरिए मिलता है। तो याद रखा आपने, 85% पैसेंजर्स को रोडवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट मिलता है। सामान को 71% जो सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए उधर उधर जाता है, टोटल 100%, उसमें से 71% सामान रोडवेज के जरिए होता है ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अभी मुझे आपको यह समझाना है कि रोडे या तो इंडिया के अंदर होंगे या तो रोडे इंडिया के अंदर भी और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी रोड्स होंगे। जो इंडिया के बाहर नेबरिंग कंट्रीज के साथ रोड्स है ना, उसको मैंने यहां पे कैटेगराइज किया हुआ है इंटरनेशनल रोडवेज में, और जो इंडिया के अंदर रोड्स हैं उनको नेशनल या डोमेस्टिक रोड्स में मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब यह कि रोडवेज मैंने डिवाइड किया हुआ है या तो इंटरनेशनल रोडवेज या तो नेशनल डोमेस्टिक रोडवेज। इंटरनेशनल रोडवेज पे भी आपको फोकस करना है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में क्या हालचाल है, कौन सा रोड पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार एक्स्ट्रा, कौन सा रोड किधर जाता है। और इसमें से ग्रैंड ट्रक रोड और एशियन हाईवेज से सवाल आते हैं, याद रखना, ग्रैंड ट्रक रोड और एशियन हाईवेज से सवाल आते हैं। अभी मैं आपको यह भी बताऊं कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना, नेशनल या डोमेस्टिक, मतलब इंडिया के अंदर की रोड्स की बात हो रही है, उसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 7 कैटेगरीज में, उसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 7 कैटेगरीज में। इंडिया के अंदर की रोड्स की बात करेंगे, 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो इंडिया के अंदर की रोड्स हैं, तो सुनो सुनो सुनो। इंडिया में या तो एक्सप्रेसवेज मिलेंगी या तो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, बॉर्डर रोड्स, ठीक है। वैसे बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल रोडवेज जो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल रोडवेज मैं आपको समझाऊंगा जो बॉर्डर रोड्स के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। ये आगे की बात है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा रोड नेटवर्क है, सबसे ज्यादा रोड कौन से हैं, याद रखो, यहां पे बताऊंगा। एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ 1728 किलोमीटर है इंडिया में, बहुत ही कम, सिर्फ और सिर्फ 0.02%, बहुत ही कम। नेशनल हाईवेज 151,000 किलोमीटर है, 2.4%। स्टेट हाईवेज इतने किलोमीटर है, 3%। डिस्ट्रिक्ट रोड्स इतने किलोमीटर है, 10%। ये रोड्स इतने किलोमीटर है, 73%, सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है ना, 73% है ये। और इतने किलोमीटर के रोड्स हैं अर्बन रोड्स 9%, इतने किलोमीटर के रोड्स हैं बॉर्डर रोड्स 1% है, 9%, 73, 10, 3, 2.4, 0.02। आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में आई, कौन है सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। रोड्स में से आप बताइए इन कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा रोड्स इंडिया में किसके हैं, किसको बिलोंग करते हैं, रूरल रोड्स को, 73%। इसीलिए यहां पे मैंने नंबर 1 रखा। तो नंबर 1 पे रूरल रोड्स, फिर यहां पे 10%, दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर यहां पे 9%, तीसरे नंबर पे अर्बन रोड्स, फिर यहां पे 3% स्टेट हाईवेज 4th नंबर पे, फिर 2.4% 5th नंबर पे नेशनल हाईवेज, फिर 1% है 6th नंबर पे बॉर्डर, और लास्ट पे सबसे कम इंडिया में एक्सप्रेसवेज हैं।
इनमें से सबसे कम कौन है? एक्सप्रेसवेज, सिर्फ 0.02%, इसीलिए 7वें नंबर पे है, लास्ट नंबर पे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल आएगा, आप बताइए सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क रूरल रोड, सबसे कम रोड नेटवर्क एक्सप्रेसवेज। अच्छा, एक बात याद रखो, इन किलोमीटर्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर रखना चाहते हो याद, सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज का याद रखो। अगर रखना चाहते हो याद नेशनल हाईवेज, और दूसरे नंबर पे एक्सप्रेसवेज का भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर याद नहीं रखोगे कोई मसला नहीं। अब दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा, एक्सप्रेसवेज नेशनल हाईवेज का दोनों का 2% है, स्टेट हाईवेज 4% में है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वहां पे लिखा हुआ है 14% में है, रूरल रोड्स 80% में है। लेकिन एनसीईआरटी पे वो दोस्तों 2015-16 का डाटा है, वो भी मैंने आपको बता दिया, और अभी का जो लेटेस्ट डाटा है वो आपके सामने है। अभी हम दोस्तों जो ये एक्सप्रेसवेज है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, वगैरह 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 ये सब जो हैं दोस्तों, उनका हम देखेंगे कि कौन सी बॉडी मैनेज करती हैं। तो सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वही मैनेज करती है एक्सप्रेसवेज को, मतलब कि एक्सप्रेसवेज को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है। ये भी याद रखना, कभी मिनिस्ट्री आती है, कभी बॉडी आती है, कभी सिर्फ ये बताया जाता है स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है। आपको बोलना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। नेशनल हाईवेज, देखो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उसके अंदर 2 बॉडीज आती हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHIDCL, मतलब नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो 2 बॉडीज है, NHAI और NHIDCL, ये दोनों के दोनों बॉडीज मैनेज करते हैं किसको? नेशनल हाईवेज को। कभी भी आ सकता है। नेशनल हाईवेज कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये। कौन सी बॉडीज को मैनेज करता है? ये। कौन सा गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है? CG, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। ओके, उसके बाद स्टेट हाईवेज जो है उसको कौन मैनेज करता है? स्टेट का या यूटी का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कौन मैनेज करता है? जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है। उसी तरह रूरल रोड्स को कौन ज्यादा मैनेज करता है? ग्राम पंचायत। देखो ना, ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये दोनों पंचायत के ही विंग्स है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ज्यादा रोल स्टेट गवर्नमेंट का रूरल रोड्स के ऊपर है थ्रू ग्राम पंचायत असल में। ओके, तो मैनेज करता है ग्राम पंचायत, मैनेज करता है जिला परिषद। अर्बन रोड्स को मैनेज कौन करता है? म्युनिसिपैलिटीज, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आता है। और बॉर्डर रोड्स को कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक बॉडी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड्स को चलाता है। तो बताइए, बॉर्डर रोड्स को कौन चलाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है कि स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो कौन सी स्टेट है? अब हम पढ़ेंगे आगे। वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज है? तो यूपी। वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं? तो महाराष्ट्र। अभी आप लोगों ने यूपी पढ़ा होगा, यूपी नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा यूपी में है, लेकिन वो पुराना डाटा है। मैं आपको नया डाटा साथ साथ बताता हूँ। हाँ लेकिन अगर नेशनल हाईवे सिर्फ 2 लेन वाला नेशनल हाईवेज देखे, कंट्री में सिर्फ अगर 2 लेन वाला नेशनल हाईवेज देखे तो वहाँ पे यूपी आपको मिलेगा। लेकिन ये मत याद रखो, महाराष्ट्र ही याद रखो। पुराना डाटा के हिसाब से आपको यूपी मिलेगा, लेकिन अपडेटेड महाराष्ट्र। स्टेट हाईवे ज्यादातर कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, महाराष्ट्र में ज्यादा रूरल रोड्स हैं, वेस्ट बंगाल में ज्यादा अर्बन रोड्स है, और राजस्थान में ज्यादा बॉर्डर रोड्स है। राजस्थान में ज्यादा बॉर्डर रोड्स हैं या बॉर्डर रोड्स का नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, ये था कौन से रोड्स की लेंथ कौन से स्टेट में ज्यादा है। लेकिन अब हम देखेंगे कौन से रोड्स की डेंसिटी कहां पे ज्यादा है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये पूरी की पूरी रोड डेंसिटी के बारे में बात करती हैं। कौन से रोड्स की डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, अब हम ये देखेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले रोड डेंसिटी क्या है आपको ये पता ही है कि पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड में कितने किलोमीटर के रोड्स होंगे, उसी को बोलते हैं रोड डेंसिटी। इंडिया में सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी कौन से स्टेट में है या कौन से यूटी में है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी इंडिया में चंडीगढ़ में है, लेकिन चंडीगढ़ एक यूटी है। तो स्टेट की अगर बात है कि सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी कौन सी स्टेट में है तो उत्तराखंड। लेकिन अगर बताया जाए दोनों में, मतलब किसी भी में, यूटी में, स्टेट में, किसी भी में सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी किस में है, तो आपको ऊपर वाला ही टिक करना है, चंडीगढ़। अभी आपको समझ आएगा आगे मैं क्या बताना चाहता हूं। आपको थोड़ा सा वेट तो करो।
उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज की डेंसिटी 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 डेंसिटी, मैं ये लाइन के नीचे सिर्फ डेंसिटी की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी में है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज की डेंसिटी कहां पे? यूपी में ही है। अगर वो तो स्टेट है, लेकिन अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी 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 है एक्सप्रेसवेज की। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज की डेंसिटी कहां पे है? आपने सुना ही होगा, केरला। लेकिन मेरे दोस्तों, केरला पता है कब था? नेशनल हाईवेज की सबसे ज्यादा डेंसिटी केरला में कब होती थी? 2008-9 का ये डाटा है, अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको वो पुराना डाटा भी बता दिया जो बुक्स में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर पुराने डाटे के बेसिस पे ही ऑप्शन बनाता है। तो केरला अगर ऑप्शन में हो तो वही देना, लेकिन अगर केरला भी हो और महाराष्ट्र सॉरी केरला भी हो और उत्तराखंड भी हो तो आपको उत्तराखंड ही देना है, क्योंकि 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 सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज की डेंसिटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड तो स्टेट है। यूटी की अगर बात करें तो दमन एंड दीव यूटी है। दोनों में अगर देखें तो दोनों में ऊपर वाले में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज कहां पे है दोस्तों? दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव तो यूटी है। अगर स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल में ऊपर वाला ही दमन एंड दीव में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज की डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। मैं बार बार डेंसिटी आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आपने ऊपर वाले लाइन में देख लिया। अब नीचे वाली लाइन डेंसिटी के बारे में बात करती है। उसके बाद सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड्स की डेंसिटी दिल्ली में है, दिल्ली यूटी है। लेकिन स्टेट की अगर बात करें तो उत्तराखंड। अगर अगर ओवरऑल देखें तो दिल्ली ही है। स्टेट और यूटी में अगर मिक्स में देखें ओवरऑल तो दिल्ली ही है ऊपर वाला। के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा रूरल रोड्स की डेंसिटी कहां पे मिलेगी आपको? लक्षद्वीप में। और अगर स्टेट में देखें तो उत्तराखंड। और उसके बाद सबसे ज्यादा अर्बन रोड्स की डेंसिटी आपको मिलेगी चंडीगढ़ में। अगर स्टेट देखा जाए तो उत्तराखंड। सबसे ज्यादा बॉर्डर रोड्स की डेंसिटी आपको मिलेगी जे.एंड.के स्टेट में, क्योंकि 2019 का यह डाटा है। जे.एंड.के उसके बाद यूटी बना। 2019 के बाद में गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिक्स इसका दिया नहीं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, जे.एंड.के यूटी है ना, तो जे.एंड.के यूटी आज भी यहीं पे आएगा। नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बदले आप लिख सकते हो राजस्थान, क्योंकि आपने यूटी के नाम ऊपर लिख लिया। आगे आने वाले एग्जाम्स में नीचे राजस्थान लिख सकते हो। लेकिन 2019 के डाटा के हिसाब से जे.एंड.के स्टेट था और अंडमान निकोबार यूटी ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर रोड्स थे। अभी भी जे.एंड.के वहीं आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर रोड्स यहीं है, चाहे यूटी बने या स्टेट बने, चाहे ये नंबर 1 पे ही आएगा। डेंसिटी 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 डेंसिटी। अच्छा, ये आपने याद कर लिया। तो अगर आप नीचे वाली लाइन याद ना करो डेंसिटी में कोई मसला नहीं, लेकिन ऊपर वाली लाइन आपको याद करनी है। सबसे ज्यादा यूपी, उत्तराखंड, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जे.एंड.के यूटी और यहां पे चंडीगढ़ नंबर 1 पे। ठीक है, ये आपको याद करना ही है। अब आगे अगर हम चले तो अब हमको पढ़ना है थोड़ा सा रोड्स के बारे में। रोड डेवलपमेंट इंडिया में कैसा हुआ, तो सुनो दोस्तों, 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया पढ़ेंगे अब हम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में अपॉइंट की एक कमेटी जिसका नाम था जयाकर कमेटी। जयाकर कमेटी को बनाया गया इसीलिए कि वो रोड्स को देखे कैसे डेवलप किया जाए, रोड्स को किस तरह से डेवलप किया जाए। जयाकर कमेटी का काम था। जयाकर कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दे दी, राय दे दी, बहुत सारी बातें बताई। एक खास बात जो जयाकर कमेटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताई वो ये है कि अगर आप रोड्स को डेवलप करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पे ही फिर आगे 20 साल के रोड प्लान आ गए। 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया आ गए। ठीक है, ओके। अब यही 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान्स फिर बाद में जयाकर कमेटी के बोलने के काफी बाद 1943 में इंप्लीमेंट होते हैं इंडिया में। कैसे? 1943 में इंडिया के इंजीनियर्स की मीटिंग होती है नागपुर महाराष्ट्र में। वहां पे उनको बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, आप 20 साल की प्लानिंग कीजिए। तो फिर हुई प्लानिंग। कब? 1943 से लेके 1963 तक इन्होंने बोला हम 20 साल का प्लान बना रहे हैं, उसका नाम देंगे फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में ये मीटिंग हुई। उसका दूसरा नाम पड़ा नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान। अब ये इंजीनियर्स ने इस 20 साल वाले प्लान में क्या बोला वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले याद रखो यहां पे डेट थोड़ा सा 1961 क्यों लिखा है। प्लान तो था 20 साल का, 43 से लेके 63 तक 20 साल की प्लानिंग थी, लेकिन 18 साल तक ही ये प्लान चला दोस्तों। 1961 तक ही ये प्लान चला, क्योंकि 1961 में सेकेंड 20 साल वाला प्लान आया, बताऊंगा आगे।
अभी नागपुर प्लान जो है, फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो है, उसके बारे में सर बताइए कि क्या प्लान में इन्होंने बताया, क्या प्लानिंग इन्होंने की, 20 साल में क्या करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि 20 साल में हम 2 लाख किलोमीटर के रोड्स इंडिया में बनाएंगे, जिससे जब ज्यादा रोड बनाएंगे तो ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे इंडिया में रोड्स की डेंसिटी हो जाएगी 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 16 किलोमीटर रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बस आप 16 याद रख लेना, काफी है आपके एग्जाम के लिए। तो इन्होंने बताया 2 लाख किलोमीटर रोड्स बनाएंगे, जिससे डेंसिटी बढ़ेगी 16 तक, 16 किलोमीटर रोड्स की डेंसिटी आ जाएगी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में विद इन 20 ईयर। तो 20 साल में उनका ये प्लान था। और इन्होंने ये भी बताया, नागपुर रोड प्लान ने रोड्स को कैटेगराइज किया 5 कैटेगरीज में। कुछ बुक्स लिखती हैं 4 कैटेगरीज में, ज्यादातर 5 बुक्स ही ज्यादातर लिखी जाती हैं बुक्स में। तो सुनो कौन कौन सी 5 कैटेगरीज में रोड्स को डिवाइड किया गया। नेशनल हाईवेज, और किसने किया, नागपुर रोड प्लान ने किया। नागपुर रोड प्लान क्या था, नागपुर में इंजीनियर्स की मीटिंग थी जिसका नाम था फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। कब हुई ये, 1943 में। 20 साल तक चलना था, 1963 तक चलना था। क्या बराबर 20 साल चला, नहीं, 2 साल पहले ही खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि 2 साल पहले 61 में और एक प्लान आ गया। बताऊं का आगे, और आगे बताऊंगा, रुको। रोड्स 5 कैटेगरीज की हैं, नागपुर प्लान बताता है कौन कौन सी। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बताते हैं कि 4 ही कैटेगरीज है बुक्स की, वो असल में क्या करते हैं, इन 2 कैटेगरीज को मिला के डायरेक्ट लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, हो गई एक कैटेगरी, दूसरी, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ओके। अभी और एक बात नागपुर रोड प्लान में बताई गई कि हम 20 साल में बनाएंगे, कोशिश करेंगे क्या, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स बनाने की। तो स्टार और ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स इंडिया में आए कौन से प्लान में, नागपुर प्लान में। कभी कभी इसको बोलते हैं रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ज्यादातर आपको मिलेगा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का रोड किस तरह का होता है, आपके सामने है। इस तरह के रोड बनाने की प्लानिंग कब हुई, इस तरह के रोड बनाने की बातचीत कब हुई, 1943 में हुई, नागपुर प्लान में हुई। 20 साल में ऐसे रोड्स बनाने थे। उसके बाद मेरे दोस्तों 61 में ही सेकंड 20 ईयर रोड प्लान आता है। तभी फर्स्ट जो प्लान है वो 63 तक चलता नहीं, क्योंकि 61 में अलग प्लान आता है, उसी सेकंड प्लान के बेसिस पे ही फिर बातें आगे चलती हैं। तो 1961 से 1981 तक 20 साल के लिए सेकंड 20 ईयर रोड प्लान आया। बंबई रोड प्लान इसका नाम पड़ा। और इस रोड प्लान के हिसाब से क्या बताया गया कि 20 साल में क्या करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि 20 साल में हम 10 लाख किलोमीटर रोड्स बनाएंगे, जिससे डेंसिटी बढ़ेगी 32 किलोमीटर रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर रोड डेंसिटी बढ़ेगी दोस्तों विद इन 20 ईयर। और इस बंबई प्लान में बताया गया कि 1600 किलोमीटर की एक्सप्रेसवेज भी बनाएंगे। इससे पहले 5 टाइप के आपको रोड्स देखने को मिलेंगे जो नागपुर प्लान ने बताया। बंबई प्लान ने एक और कैटेगरी का रोड ऐड किया, एक्सप्रेसवेज। पहली बार एक्सप्रेसवेज की बात बंबई रोड प्लान में होती है। 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज 20 साल में बनाने हैं, बंबई रोड प्लान बताता है। बंबई रोड प्लान ने यह भी बताया कि हम मेटालिक रोड्स बनाने की कोशिश करेंगे वो टाउन्स में जिनकी पॉपुलेशन 2000 से ज्यादा है प्लेन एरियाज में, 1000 से ज्यादा है सेमी हिली एरियाज में, 500 से ज्यादा है हिली एरियाज में। जहां जहां ये आते हैं उन टाउन्स में मेटालिक रोड्स बनाएंगे हम 20 सालों में। उसके बाद लखनऊ में और एक मीटिंग होती है जिसका नाम पड़ता है लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ यूपी में है, और वो भी 1981 के बाद दोस्तों 20 साल के लिए प्लान बनाया जाता है, 81 से लेकर 2001 तक, जिसका नाम पड़ता है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। उसमें क्या बताया गया कि 20 साल में क्या करना है, सुनो। उसमें बताया गया 20 साल में हम 12 लाख किलोमीटर रोड्स बनाएंगे, जिससे इंडिया में डेंसिटी बढ़ेगी रोड्स की 82 किलोमीटर रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। 20 साल में यह प्लान था। और यह भी बताया गया कि और एक्सप्रेसवेज बनाएंगे, 2000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बनाएंगे। और यह भी है लखनऊ रोड प्लान में अलग तरह की 3 कैटेगरीज रोड्स की बनाई गई। 3 कैटेगरीज में रोड्स को डिवाइड किया गया, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड और टेरिशरी रोड। प्राइमरी रोड में क्या क्या आता है, प्राइमरी रोड में ये जो एक्सप्रेसवेज है और नेशनल हाईवेज ये आता है। सेकेंडरी रोड में क्या आता है, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और टेरिशरी रोड में क्या क्या आता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। यही समझाऊंगा, सुनो 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 सुनो।
प्राइमरी रोड्स में एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज मिला के प्राइमरी रोड्स बनाते हैं। स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अगर जोड़ेंगे तो वो सेकेंडरी रोड्स बनाते हैं। टर्शियरी रोड्स का मतलब, टर्शियरी रोड्स में क्या क्या आता है? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। ये 3 कैटेगरीज किसने दी? लखनऊ रोड प्लान ने दी। कब हुई? इस डेट पे हुई। कब खत्म हुई? इस डेट पे खत्म हुई। टोटल कितने टाइम के लिए चली? 20 साल के लिए चली। कौन से ईयर रोड प्लान का नाम पड़ा इसको? थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान का नाम पड़ा इसको। ठीक है, ओके। अब हम इस लेक्चर के लास्ट पे देखते हैं इंडिया के रोड्स के माइलस्टोन्स के कलर कोड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब हमको पढ़ना है इंडियन रोड्स में माइलस्टोन्स होते हैं। इंडियन रोड में हर मील के बाद एक स्टोन होती है जिसको बोलते हैं माइलस्टोन, और एक नाम माइलस्टोन का है माइल मेकर, और एक नाम माइलस्टोन का है माइल पोस्ट्स। ये जो इंडिया के ऊपर रोड्स के ऊपर ऐसे ऐसे होते हैं ना माइलस्टोन्स, उनकी कलर कोड्स हमें पढ़ने हैं कि उनके ये जो कलर कोड्स है, ये जो कलर है ऊपर, वो क्या दिखाता है, वही हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं माइलस्टोन क्या होता है। तो सुनो, इंडिया के रोड्स में हर मील के बाद, हर मील मतलब माइलस्टोन नाम से याद आपको लगता होगा, हर मील के, माइल मतलब मील, मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर लगभग। तो हर 1.6 किलोमीटर के बाद ऐसे ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं माइलस्टोन। और ये जो माइलस्टोन होते हैं उसकी एक बेस होती है, एक हेड होता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला माइलस्टोन मैं लूंगा, ये जो है नीचे मैं बना रहा हूं, ये है बेस, और इसके ऊपर ये है हेड। ठीक है, ये आप देख लीजिए भाई, ये है बेस, ये है हेड। ओके, तो ये जो बेस है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और उस बेस के ऊपर प्लेस और डिस्टेंस ब्लैक में लिखा जाता है। देखो ना, दवारका और ओखा, ये प्लेस लिखा जाता है और डिस्टेंस भी लिखी है ब्लैक में। मकसद की बात है कि यहां पे जो ये बेस है, बेस के ऊपर ब्लैक कलर से लिखा जाता है डिस्टेंस कितनी है और आगे प्लेस कौन सी आने वाली है। हर मील के बाद ऐसे आपको ये माइलस्टोन्स मिलेंगे। उसके बाद बेस के बाद अगर हम देखें हेड की बात करेंगे, तो हेड जो है ना, हेड क्या दिखाता है? हर माइलस्टोन के ऊपर हेड होता है, कलर बना के कुछ। तो वो हेड क्या दिखाता है? वो हेड कलर्स का बना होता है, और वो कलर बताते हैं टाइप ऑफ रोड क्या है। तो हेड जो है उसके ऊपर कलर होता है, वो कलर बताता है कौन सा रोड है, विलेज रोड है, सिटी रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, क्या है। और उन्हीं बेसिस के हिसाब से ये जो कलर होते हैं, उसी बेसिस पे ये हमारा टॉपिक कलर कोड्स हम पढ़ेंगे। तो सुनो, सिंपल है। अगर हेड पे हेड बना हुआ है ग्रीन का, उसको बोलते हैं ग्रीन माइलस्टोन, और ग्रीन माइलस्टोन बताता है ये आगे स्टेट हाईवे है। इसी तरह अगर ये जो हेड है वो अगर येलो कलर का है, उसको बोलते हैं येलो माइलस्टोन, और येलो माइलस्टोन बताता है कि ये जो आप चल रहे हो जिसके ऊपर, वो है नेशनल हाईवे। इसके बाद दोस्तों यहां पे अगर ब्लैक कलर या ब्लू कलर या व्हाइट कलर का हेड हो, यहां पे ब्लैक और हेड व्हाइट दिया हुआ है लेकिन ब्लू बहुत कम होता है, चाहे ब्लू कलर का, ब्लैक कलर या व्हाइट कलर का हेड हो, और वो बताता है कि ये जो रोड है ये डिस्ट्रिक्ट रोड है या सिटी रोड है, सिटी रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड। अगर ऑरेंज कलर का हेड हो, उसको बोलते हैं ऑरेंज माइलस्टोन, और ऑरेंज माइलस्टोन बताता है कि जिस रोड के ऊपर आप चल रहे हो वो रूरल रोड है या विलेज रोड है। रूरल विलेज रोड एक ही बात है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी आपको बताना है कि जीरो माइलस्टोन भी कुछ होता है, जहां से सारी डिस्टेंसेस, सारे जगहों से डिस्टेंस मेजर करे, उसको बोलते हैं जीरो माइलस्टोन। तो सुनो, जीरो माइलस्टोन को 1907 में ब्रिटिशर्स ने बनाया, और नागपुर महाराष्ट्र को इन्होंने लिया एज जीरो माइलस्टोन। इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया 1907 में, कहां पे? महाराष्ट्र में। और नागपुर जो महाराष्ट्र है, वहां पे क्या बनाया इन्होंने? वहां पे एक पिलर ब्रिटिशर्स ने बनाया, और चार घोड़े, 4 हार्सेस और पिलर, वो सैंडस्टोन का वहां पे बनाया, ये दिखाने के लिए कि ये यहां से जीरो माइलस्टोन है, क्योंकि वहां पे तब ज्यादातर हॉर्सेस का ही ट्रांसपोर्ट होता था। तो बताया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कि जीरो माइलस्टोन होगा नागपुर पे, और नागपुर से ही मेजर किए जाएंगे सारे डिस्टेंसेस। नागपुर को रेफरेंस पॉइंट लिया गया, उसको बोला जाता था ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, वहीं से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, और नागपुर जो है दोस्तों, वहीं पे जीरो माइलस्टोन बताया गया ब्रिटिशर्स ने। ओके,
अब हम पढ़ेंगे रोड मार्किंग्स इन इंडिया। इंडिया में रोड मार्क, इंडिया के ऊपर रोड्स के ऊपर आपने ऐसे ऐसे मार्क्स, ऐसे ऐसे लाइंस, ऐसे ऐसे पैटर्न्स देखे होंगे। ये लाइंस, ये पैटर्न्स क्या बताते हैं? ये वार्निंग देते हैं आपको या गाइड भी करते हैं आपको। चलिए दोस्तों, रोड मार्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाले, वो क्या है? रोड के आपने व्हाइट ब्रोकन सेंटर लाइन देखी होगी, ऐसे बीच में सेंटर लाइन ऐसे ब्रोकन। वो क्या बताती है कि हाँ भाई, अगर आप यहां से चलते हो या यहां से चलते हो, आप ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन सेफली आपको ओवरटेक करना है। अगर आप रोड से चलते हो और आपको बीच में ऐसी एक सॉलिड लाइन है, ब्रोकन लाइन नहीं, व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन, ब्रोकन वाली नहीं, स्ट्रेट लाइन, सेंटर लाइन मतलब कंटिन्यूस लाइन। तो व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन क्या बताता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आप यहां से चलते हो, वो यहां से चल रही है गाड़ी वाला, लेकिन आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, डबल व्हाइट सॉलिड लाइन क्या बताता है? ओवरटेक आप अपनी लेन में कर सकते हो। आप इस गाड़ी का ओवरटेक करोगे अपनी लेन में, लेकिन इधर क्रॉस नहीं करोगे। आप अपनी लाइन में ही ओवरटेक करोगे। इधर से गाड़ी आ रही है, वो इसको ओवरटेक अपनी लाइन में करेगा। ओवरटेक इन लेन, तो अपने ही लेन में आप ओवरटेक करोगे। और दूसरा फायदा यह है दो लाइंस का कि ये ट्रैफिक को थोड़ा दूर दूर रखता है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। उसके बाद है डबल येलो सॉलिड लाइन। क्या बताता है डबल येलो सॉलिड लाइन? कि ये भी यही है कि अपनी ओवरटेक करोगे लेन में, लेकिन ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है। कभी कभी अगर मजबूरी पड़े तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, व्हाइट लाइन को। ये व्हाइट लाइन ना एक तरह की गाइडलाइन है कि इसके ऊपर नहीं जाना। ये येलो लाइन रेस्ट्रिक्शन है, हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसके ऊपर आपको कतई नहीं जाना है। आपको अपने ही लेन में जो भी करना है, ओवरटेक करना है, अपनी लेन में करना है। इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आप क्रॉस कर सकते, तो ये याद रखना। अब है कॉम्बिनेशन लाइन, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन लाइन का मतलब होता है वो सेंटर लाइन जिसके कंटिन्यूअस भी हो और ब्रोकन भी हो, है ना? ओके। कॉम्बिनेशन लाइन में बताया जाता है कि जहां से ये ब्रोकन साइड हो, वहां से आप ओवरटेक कर सकते हो। मान लो गाड़ी आ रही है वहां से, यहां से गाड़ी जा रही है, तो यहां से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, इस लेन में नहीं आ सकते। लेकिन वहां वाला, क्योंकि वहां से ब्रोकन है ना, इधर से ब्रोकन है ना, तो वो वाला गाड़ी वाला ओवरटेक कर सकता है किसी दूसरी गाड़ी वाले को। इन शॉर्ट, जिधर से ब्रोकन हो, फॉर एग्जांपल अगर ये नया रोड है और ब्रोकन इस साइड है, कंटिन्यूस इस साइड, तो गाड़ी इधर से ओवरटेक कर सकती है। ब्रोकन साइड से ओवरटेक हो सकता है, कंटिन्यूस साइड से ओवरटेक नहीं हो सकता। और कभी कभी रोड के ऊपर आप ऐसे रंबल स्ट्रिप्स देखोगे, इनको स्लीपर लाइन्स भी बोलते हैं, इनको अलर्ट लाइन्स भी बोलते हैं। किस लिए? सोए हुए ड्राइवर को जगाने के लिए, सोए हुए ड्राइवर को जगाने के लिए, अलर्ट इन अटेंटिव ड्राइवर्स, इसलिए ये होता है। अब हम आपको यहां पे दोस्तों बताते हैं कि रोड के ऊपर कुछ साइंस भी होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्रैफिक साइंस या रोड साइंस। इंडिया में ट्रैफिक साइंस और रोड साइंस के इंपॉर्टेंट जो है ना, वो मैंने आपके सामने लाए। वैसे ये सामने मैं नहीं लाता, ये बहुत आसान है, आप दूर से आंसर कर सकते हो। लेकिन एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है एग्जाम में कि ये सिंबल आप बताते हो, क्या बताता है रोड पे? ये सिंबल बताता है आगे रोड स्लिपरी रोड आने वाला है। ये सिंबल बताता है आगे रोड अनइवन रोड आने वाला है। ये सिंबल बताता है आगे रोड बेंड करता है टुवर्ड्स राइट। तो ये आप खुद ही पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बार ये मैंने सवाल देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये आपके सामने लाया, क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता और आपको जगाना चाहता हूं कि हर एंगल से सवाल आ सकता है। उसके बाद थोड़े से लास्ट में जगह थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे ये चीजें डिस्कस करूंगा मैं अच्छी तरह, आगे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, जैसे ये वाला पॉइंट। सुनो, दुनिया के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉन्गेस्ट बस सर्विस, लेकिन हम हमेशा जब भी वर्ल्ड का पढ़ोगे ना, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमेशा पढ़ोगे। तो याद रखो, लॉन्गेस्ट बस सर्विस जो है ना, वो इंडिया से ही गुजरती थी। लंदन से कलकत्ता बस सर्विस अभी तक दुनिया में लॉन्गेस्ट बस सर्विस चल रही थी, और ये बहुत पहले चल रही थी, फिर बाद में बंद भी हुई। 1957 से ये बस सर्विस स्टार्ट हुई, 1976 में ये बस सर्विस बंद हुई। ईरान के थ्रू गुजरती थी, ईरान में कुछ टेंशन्स हुए थे, तो ईरान टेंशन्स की वजह से ये बस को बंद करना पड़ा 1976 में। लेकिन अभी भी यही लॉन्गेस्ट बस सर्विस दुनिया में रह चुकी है, लंदन से कलकत्ता बस सर्विस। इतना चला, इतना आपको समझ आया? ओके। उसके बाद दोस्तों ये भी पॉइंट, अब ईरान के टेंशन्स क्या हुए थे, ये अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बाहर चले जाएंगे। लेकिन आगे पढ़िए। लॉन्गेस्ट रोड डेंसिटी, आप बताइए वो कौन सा कंटिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है, लॉन्गेस्ट कहेगा।
तो नॉर्थ अमेरिका ऐसा कंटिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी है। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी है? तो मोनाको ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी है। मोनाको कंट्री किस कंटिनेंट का है? यूरोप के अंदर वो आता है। ठीक है, उसके बाद ऊंचा रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ऊंचा रोड जो है वो लद्दाख का है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको 2021 में ही बनाया। इसको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। मोटरेबल रोड मतलब जिसके ऊपर आप गाड़ियां चला सकते हो, ऐसा नहीं कि पैदल चलोगे, गाड़ियां चला सकते हो। आप नॉर्मली बोलो हाईएस्ट रोड कहां पे है दुनिया में जहां पे गाड़ियां चलती है, वो है लद्दाख में दोस्तों। वर्ल्ड की बात करें वो है लद्दाख में दोस्तों, और जिसको 2021 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो ये था मेरे दोस्तों आपके लिए पहला लेक्चर। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कैसा लेक्चर लगा, कहां पे कंफ्यूजन हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय।